हेलो माय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है और इस वीडियो का मकसद है ई श्रम कार्ड। इस वीडियो में सारी डिटेल्स ई श्रम कार्ड की जानेंगे कि ई श्रम कार्ड सरकार ने क्यों बनाया है, ई श्रम कार्ड बनाने का क्या मकसद है, ई श्रम कार्ड के क्या क्या बेनिफिट हैं। इस तरह के सवाल आप लोगों के जहन में आते होंगे, तो इन सारे सवालों को क्लियर करने वाले हैं। इसी बारे में आगे वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप एक श्रमिक हैं या आप एक मजदूर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना और दोस्तों शेयर भी करना। ई श्रम कार्ड के जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट हैं, वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचें और वो लोग उसका फ़ायदा उठा लें। और आपकी फैमिली में, रिश्तेदारी में या आपके यार दोस्तों में ऐसे लोग भी ज़रूर होंगे जिन लोगों के ई श्रम कार्ड बने हैं और उन्होंने अभी तक कोई फ़ायदा उसका नहीं उठाया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि ई श्रम कार्ड के बेनिफिट क्या हैं और सरकार ने इसे किस लिए बनाया है। तो दोस्तों, हमारे देश में 70% ऐसे गरीब लोग हैं जो हाथ के दस्तकार हैं, यानी हुनरदार हैं, और उन लोगों के पास किसी भी संस्था से कोई भी सर्टिफिकेट या कोई प्रमाण पत्र नहीं है। तो उन लोगों को सरकार ने मान सम्मान दिया है, उन लोगों को एक आईडी प्रोवाइड की है और उन लोगों की पहचान बनाई है। ई श्रम कार्ड में एक मजदूर या कारीगर के नाम से लेकर उसकी व्यवसाय से लेकर और उसका एड्रेस और वो क्या काम करता है वो, और बैंक खाता, उसके पिता का नाम क्या है, और 12 अंकों का एक नंबर जारी किया है जो UAN नंबर होता है, उसको एक मान सम्मान दिया है। अगर वो काम के सिलसिले में अपने शहर से किसी दूसरे शहर जाता है या अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य जाता है या फिर वो किसी बस या ट्रेन में सफ़र करता है तो उसे और कोई आईडी दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसको आधार कार्ड से जोड़ा गया है। वो किसी सरकारी काम या किसी फैक्ट्री में काम या किसी कारखाने में जाकर काम की तलाश करता है और वो काम उसे मिल जाता है तो उसे सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही ई श्रम कार्ड उसकी आईडी और सर्टिफिकेट का काम करेगा। तो दोस्तों, ये था ई श्रम कार्ड का पहला बेनिफिट। इसी तरह से 18 बेनिफिट हैं ई श्रम कार्ड के अंदर। तो अब चलते हैं हम दूसरे बेनिफिट की तरफ। तो दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि इसमें एक्सीडेंटल बीमा आपको मुफ्त दिया जाता है। ये बीमा आपका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही लागू हो जाता है। PMSBY इस योजना को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। PMSBY के द्वारा आपको कोई भी किस्त जमा करनी नहीं होती है। और एक्सीडेंट के दौरान अगर आपका शरीर का कोई अंग जाया हो जाता है या आप विकलांग हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, और किसी की मृत्यु हो गई तो उसको 2 लाख रुपए का क्लेम सरकार देगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी ई श्रम कार्ड को जोड़ा गया है, और क्लेम पाने के लिए श्रमिक को एक आवेदन करना होगा, तभी उसे क्लेम मिल पाएगा। दूसरा बेनिफिट ये था ई श्रम कार्ड का। अब तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको पेंशन भी दी जा सकती है। और चौथा, या आसमानी कोई अजाब आना, जैसे बारिश का ज़्यादा होना, उसमें कोई नुकसान होना, या उस बारिश की वजह से घर गिर जाना या सूखा पड़ जाना, या जो व्यवसाय हम करते हैं उसमें कोई नुकसान हो जाना, या कोई ऐसी बीमारी जैसे कोरोना आया था उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी लोगों की सहायता की। ई श्रम कार्ड वालों को 1000 करके 2 बार 2-2 हज़ार उनको दिए गए, 2 बार उनके खाते में 1000 करके 2000 रुपये आए। इसी तरह से जो भी सहायताएँ, जो भी हमारे सामने दिक्कतें आएंगी वो डायरेक्टली हमारे खाते में, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो सरकार के पास होगा। तो ऐसी सरकार को लगेगा कि इन लोगों का कारोबार नहीं चल रहा है या ये किसी परेशानी में है तो वो हमारे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करेगी। पहले भी किया था और हो सकता है आगे को भी करें। इस महीने में भी लोगों के पैसे आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना के वक्त जो लोगों को पैसे मिले थे 2-2 हज़ार रुपये, वो सभी लोगों को नहीं मिले थे। तो उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि या तो फॉर्म में उन्होंने व्यवसाय ही ठीक से सिलेक्ट नहीं किया, वो करते तो किसानी हैं और उन्होंने मजदूरी सिलेक्ट करा दी, या मजदूरी करते हैं तो कुछ और सिलेक्ट करा दिया, या प्लम्बरी करते हैं तो कुछ और सिलेक्ट करा दिया। मतलब जो व्यवसाय रियल में वो करते हैं वो उन्होंने नहीं सिलेक्ट कराया।
या उनका खाता सही नहीं था पड़ा हुआ, या खाता उन्होंने डालते वक्त गलती कर दी, कोई ना कोई फॉर्म भरने में उन्होंने गलती की थी जिसकी वजह से उनको पैसा नहीं मिला। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि वो अपने ई श्रम कार्ड को एक बार चेक जरूर करा लें। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसको अपडेट जरूर करा लें। अगर वो खुद से कर सकते हैं तो खुद कर लें, बिल्कुल इजी तरीके से आप खुद भी कर सकते, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन अपडेट जरूर से जरूर कर लें। और अगला फायदा ई श्रम कार्ड का ये है कि कोई भी शख्स अपनी बेटी की शादी करना चाहता है तो उसमें भी गवर्नमेंट उसकी सहायता करेगी, या कोई कारोबार करना चाहता है तो उसमें भी गवर्नमेंट उसकी सहायता करेगी। इसके अलावा भी कुछ फ़ायदे ऐसे हैं जो हमें मालूम नहीं, जैसे राशन कार्ड में उसका नाम ना होना। अगर वो वास्तव में गरीब है तो राशन कार्ड भी उसका 100% बनेगा और उसे राशन भी मिलेगा। और PMJAY से उसको जोड़ा जा सकता है क्योंकि वो वास्तव में गरीब है, जो कि 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज योजना है। आयुष्मान कार्ड लिस्ट में भी उसका नाम जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे ई श्रम कार्ड के बेनिफिट यानी फ़ायदे। अब हम जानते हैं कि यानी ये लाभ कौन कौन लोग उठा सकते हैं। सभी लोग उठा पाएंगे या कुछ लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। चलिए हम इसके बारे में भी बात करते हैं कि कौन कौन लोग ई श्रम कार्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली शर्त यह है ई श्रम कार्ड योजना की कि श्रमिक की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो, 18 वर्ष से कम ना हो, ऊपर हो। दूसरी चीज़ ये है कि वो वास्तव में गरीब हो और किसी भी चीज़ का कारीगर होना। कारीगर से मुराद है लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, दर्जी कपड़ा सीने वाले, हलवाई मिठाई बनाने वाले, प्लम्बर पानी का काम करने वाले, पेंटर पुताई करने वाले, नाई बाल कटिंग करने वाले, लोहार लोहे के औजार बनाने वाले, धोबी कपड़ा धोने वाले, मोची जूता सीने वाले, बुनकर कढ़ाई बुनाई करने वाले, टोकरी डलिया व मछली का जाल बुनने वाले, राजमिस्त्री बिल्डिंग का काम करने वाले, चाय और सब्जी बेचने वाले, ड्राइवर, सफाई कर्मी, कुम्हार बर्तन बनाने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले, सुनहार जेवरात बनाने वाले, बावर्ची खाना बनाने वाले और खिलौने बनाने वाले। ये सारे कारीगर जो हाथ के दस्तकार हैं यानी हाथ से कला करते हैं और वो कोई भी हुनर हाथ का जानते हैं और वो सारे लोग इसका लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों ये वो लोगों की लिस्ट थी जो ई श्रम कार्ड का लाभ उठाने वाले लोग थे। अब जो ई श्रम कार्ड का लाभ नहीं उठा सकते वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं सरकारी नौकर, आयकर विभाग में उनका रजिस्टर्ड होना, जैसे टैक्स भरना या GST भरना। अगर इस तरह का उनका कोई बिजनेस है या वो टैक्स भरते हैं तो वो लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते। तो दोस्तों ये था ई श्रम कार्ड के फ़ायदे और सरकार का ई श्रम कार्ड बनाने का मकसद। सरकार चाहती है कि हर गरीब व्यक्ति जो हुनरदार है वो किसी न किसी कारोबार में होना चाहिए। ये सरकार की एक नीति है और ये बहुत अच्छी योजना है। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपना ई श्रम कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है तो वो जितनी जल्दी हो सके बनवा ले, और वो खुद बनाना चाहे तो खुद भी बना सकता है। उसके लिए भी बहुत ही इजी तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, जिसको नया बनाना है वो भी और जिसको अपडेट करना है ई श्रम कार्ड वो भी, दोनों कंडीशनों में आपको किसी भी ब्राउज़र पे चले जाना है। उसके बाद सर्च बार में आपको टैप करना है ई श्रम, और उसके बाद या तो सर्च करना है या इंटर लगा देना है। उसके बाद सबसे पहला जो लिंक है ई श्रम होम, इसी पे क्लिक करना है। अब आप ई श्रम के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। सबसे पहला जो लिंक देख रहे हैं आप, रजिस्टर ऑन ई श्रम, ये नया रजिस्ट्रेशन जिसे करना है वो इस पर क्लिक करेगा और उसके तले है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसका मतलब है जिसको अपडेट करना है तो वो यहाँ से अपडेट करेगा। तो सबसे पहले हम अपडेट करते हैं, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ से अपडेट फ़िलहाल नहीं हो पा रहा किसी कारण, तो हम ऊपर से ही रजिस्टर ऑन ई श्रम इसी पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप जो है अपने कार्ड पे देख लें, जो नंबर आपके कार्ड पे है, ई श्रम कार्ड पे नंबर होगा मोबाइल नंबर। उसके बाद ये कैप्चर है, ये इसको यहाँ डालना है। उसके बाद दोनों ऑप्शनों को नो करना है, इसे भी नो करना है और इसको भी नो करना है। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे मोबाइल पे OTP चला जाएगा। तो हमारे मोबाइल पे OTP आ चुका है, तो हमें इस बॉक्स में OTP भरना है। उसके बाद हमें सबमिट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद ये जो 3 ऑप्शन देख रहे हैं आप,
अगर आप फिंगर डिवाइस से करना चाहते हैं तो फिंगर पे क्लिक करें, और आपके पास आँखों वाली जो आइरिस आती है डिवाइस वो है तो आइरिस पे क्लिक करें। और मोबाइल से आप करना चाहते हैं OTP द्वारा तो OTP पे ही इसको टिक रहने दें। उसके बाद ये कैप्चर इसमें इस वाले कॉलम में ये कैप्चर भरें। उसके बाद आई एग्री पर टिक कर लें। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लें। सबमिट पर क्लिक करते ही ये मैसेज आएगा आपके सामने, दिस आधार ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन ई-श्रम पोर्टल टू अपडेट प्रोफाइल और डाउनलोड UAN कार्ड प्लीज़। ये जब आएगा, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमारा ई-श्रम कार्ड बना हुआ था और हमें मालूम नहीं, या हमें मिला नहीं था, या हमने डाउनलोड नहीं कराया। दूसरी चीज़ है हमें ये पता भी चल जाएगा कि हमारा कार्ड बन चुका है, तो उसके लिए हमें अब क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ वही नंबर डालना है आपको जो ई-श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने डाला था। मोबाइल नंबर के बाद आपको कैप्चर भरना है। कैप्चर भरने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद OTP हमारे मोबाइल पर सेंड हो चुका है। अब हमें मोबाइल नंबर में OTP देख लेना है और उसके बाद OTP इसमें भरना है। तो OTP हमारे मोबाइल पर आ चुका है, तो हमें इसमें OTP भरना है। उसके बाद सबमिट पे हमें क्लिक कर देना है। अब फिर यहाँ हमें आधार नंबर डालना है। अगर आप फिंगर से करें तो फिंगर पर रहने दें, OTP से करें तो OTP टिक कर लें। उसके बाद ये कैप्चर आप इस बॉक्स में भर लें। उसके बाद सबमिट करना है। उसके बाद फिर हमारे मोबाइल पर OTP जाएगा। आपके जो OTP जाएगा वो OTP वो उस नंबर पर जाएगा जो नंबर हमारे आधार कार्ड से लिंक है। तो हमारे पास OTP आ चुका है, तो इस कॉलम में हमें OTP भरना है। वैलिडेट पे क्लिक करना है। ये हमारे सामने ई-श्रम कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। नीचे जो ऑप्शन बना है अपडेट eKYC इन्फॉर्मेशन, हमें इस पे ही क्लिक करना है। तो हमें अपडेट करना है। ये डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर लें। स्कीम देखनी है क्या चल रही है। सबसे पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है एड्रेस, उसके बाद है एजुकेशन, इनकम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमें इस पर ही क्लिक करना है, फिर यस करना है। तो हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देख लेना हमें कि हमारा क्या गलत है और क्या सही है। सबसे देखने के बाद उसको फिर यहाँ से अपडेट कर दें। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब एड्रेस चेक करना है, हमें यस करना है। तो एड्रेस हम सही से चेक कर लें। जैसे कि हमारा एड्रेस लगभग सही है, इसमें हम इसको अपडेट चेक करके अपडेट कर दें। उसके बाद कंटिन्यू कर दें। उसके बाद एजुकेशन एंड इनकम, हमें इसको देखना है, यस करना है। आपकी जो भी एजुकेशन है वो यहाँ सिलेक्ट कर लें और एजुकेशन का सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ अपलोड कर दें। उसके बाद है मंथली इनकम, आपकी इनकम जो भी है सब कुछ सही है। उसके बाद यहाँ से अपडेट कर दें, कंटिन्यू कर लें। यह है व्यवसाय, एक ऑप्शन एंड स्किल, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फिर यस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ सबसे मेन चीज़ है, यहाँ हमें क्या करना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आई है लोगों को वो यहीं आई है। जैसे मैं पीछे वीडियो में बताया कि कोरोना के वक्त में 2-2 हज़ार रुपये आए थे, कुछ लोगों के आए थे, कुछ लोगों के नहीं आए थे। तो मेन फंडा वो यहाँ यही था। यहाँ पर आप जो है अपनी वेबसाइट सही से सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ से लिखने के बाद नहीं आती आपकी वेबसाइट, आपका जो भी कार्य है वो इसमें नहीं आता, तो इस पर क्लिक करें और फिर इसमें अपनी वेबसाइट ढूंढ लें। आप जो भी काम करते हैं वो इसमें अपना देख लें। यहाँ और सिलेक्ट कर लें, वहाँ से कॉपी करके यहाँ सिलेक्ट कर लें, या जब लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस कितने साल का है आपका, मैंने 20 साल का। तो आप जो भी आपका जो भी एक्सपीरियंस है जितने वर्ष का है यहाँ सिलेक्ट कर लें। यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से साल आएंगे। आप जिस वेबसाइट को करते हैं उसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ अपलोड कर दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सर्टिफिकेट लाइसेंस तो हमारे पास नहीं है तो हम नो कर देते हैं। टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग, तो हमें इस पर जो अगर ट्रेनिंग ली है तो ट्रेनिंग सिलेक्ट कर दें, वरना इसको माइनस करेंगे। तो मैंने ट्रेनिंग ली हुई है तो मैं ट्रेनिंग सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करना है।
उसके बाद है बैंक डिटेल्स, यस करना है। हमारा खाता और हमारा नाम और सब कुछ हमारा सही है तो इसको फिर अपडेट कर देना, वरना इसको सही कर लेना, कंटिन्यू करना है। उसके बाद है प्रीव्यू फाइल। अब यहाँ से अगर हम फॉर्म को पूरा देखना चाहते हैं तो इससे यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूरा फॉर्म हमारे सामने खुल कर आ जाएगा। ध्यान से चेक कर लें आहिस्ता आहिस्ता, और प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से प्रिंट कर लें, यहाँ से प्रिंट कर लें। उसके बाद इसको बैक आ जाएं। तो अब सीखेंगे हमें नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पर आएंगे। यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, वरना यहाँ वही मोबाइल नंबर डालें जो आपके आधार पर लिंक है। उसके बाद ये कैप्चर भरें, इन्हें दोनों को नो कर देना है, इसको भी और इसको भी। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद OTP मोबाइल पे पहुंच चुका होगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें आधार नंबर भरना है। फिर वही, अगर आप फिंगर से करना चाहते हैं तो फिंगर सेलेक्ट कर लें, वरना और फिंगर की सुविधा आपके पास नहीं है तो OTP से ही इसको रहने दें। उसके बाद ये कैप्चर डालें। उसके बाद आई एग्री पे टिक कर लें। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। उसी मोबाइल नंबर पर आपका OTP जाएगा जो आधार कार्ड से आपके लिंक है। तो हमारे पास OTP आ चुका है। वैलिडेट पर क्लिक करें। कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर अगर दूसरा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ ईमेल डालना है। यहाँ पर मैरिड है या अनमैरिड है वो सिलेक्ट करना है। फादर का नाम सिलेक्ट करना है। आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ सिलेक्ट करना है, जो भी है, OBC है, जनरल है, ST है, SC, जो भी है आपकी वही सिलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो यहाँ सिलेक्ट करना है, वरना इसको नो ही रहने दें। यहाँ नॉमिनी, उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स, यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स भरनी है। यहाँ नॉमिनी की जन्म तिथि भरनी है। आप नॉमिनी के क्या लगते हैं वो यहाँ सिलेक्ट करना है। आप नॉमिनी क्या है, मेल या फीमेल, नॉमिनी कौन है, मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिलेशनशिप आवेदक के क्या लगते हैं तो वो यहाँ सिलेक्ट करना, जैसे फादर सिलेक्ट करना। नॉमिनी एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर अगर नॉमिनी का डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी राज्य सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वही सिलेक्ट करना, जो आपका राज्य है वो सिलेक्ट करना। शहर से हैं तो अर्बन, और गांव से हैं तो रूरल पे टिक करना है। उसके बाद एड्रेस भरना है, स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद ज़िला सिलेक्ट करना है, आपका जो भी ज़िला हो। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज, उसके बाद कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं या आपका एक्सपीरियंस कितने दिनों का है। आप यहाँ परमानेंट एड्रेस, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन, आप गांव से हैं तो रूरल सिलेक्ट करना है। उसके बाद एड्रेस, उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज, उसके बाद पिन कोड। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपकी एजुकेशन क्या है, आप पढ़े लिखे हैं तो अपनी एजुकेशन सिलेक्ट कर लें, नहीं है तो नॉट ऊपर वाले पे ही सिलेक्ट कर लें। तो मैं प्राइमरी सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मंथली इनकम आपकी कितनी है, तो 10,000 से नीचे है तो ऊपर वाले ही, और 15,000 के से नीचे है तो ये 15,000, क्योंकि मैं 10,000 से नीचे ही रखूँगा। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ यही है, यहाँ आपको अपना व्यवसाय ही भरना होगा, जो व्यवसाय आप करते हैं वही चीज़ यहाँ आपको भरनी होगी। अगर यहाँ से ना मिले आपको, यहाँ से लिख के ना आए तो इस लिस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपनी देख लें, आप ध्यान से देख के भरें, इसमें जल्दी ना करें। उसके बाद है वर्किंग एक्सपीरियंस, क्या साल से, 2 साल। सेकेंडरी एजुकेशन, इसको ऐसे ही रहने दें, चाहे तो उसमें भर लें। आपने कहीं से ट्रेनिंग रिसीव की है या नहीं की है तो नॉट रिसीव पे क्लिक कर दें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद बैंक खाता यहाँ भरें। उसके बाद फिर कन्फर्म बैंक अकाउंट, उसके बाद नाम, IFSC कोड जो आपकी बैंक का वो डालें। सर्च पर क्लिक कर लें, बैंक नेम खुद आ जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये पूरी डिटेल सामने आ जाएगी, ठीक से चेक कर लें। उसके बाद यहाँ चाहे तो प्रिंट निकाल लें, इस पर टिक कर लें।
उसके बाद सबमिट कर लें। और अगर आप फॉर्म में कोई गलती करी तो एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ई श्रम कार्ड बन के आ चुका है। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों ये था वीडियो ई श्रम कार्ड के फुल जानकारी। अगर आप और चीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, तो मैं उसके बारे में वीडियो आपको बना के दूँगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।